हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ DN पांडे पुनः आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल दिशा IAS एकेडमी में एक नए सब्जेक्ट के साथ। एक नया विषय है आज। हालांकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में यह फर्स्ट टॉपिक भी है। लोक प्रशासन परिचय इंट्रोडक्शन हो जाएगा हम लोग का। पब्लिक इंग्लिश मीडियम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रोडक्शन, मीनिंग, अर्थ, स्कोप, क्षेत्र एंड नेचर, प्रकृति। इस टॉपिक को जब हम कवर करेंगे तो कुछ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए जो फंडामेंटल क्वेश्चंस आते हैं फर्स्ट पेपर में, कमेंट्स, टिप्पणी कीजिए। आपको यहां से 1 से 2 प्रश्न मिलेंगे, पहला मुद्दा। लेकिन इसको स्टार्ट करने के पहले कुछ इंटरव्यू से रिलेटेड मैं प्रश्न शुरू करना चाहता हूं, जो अक्सर बच्चों से पूछा जाता है कि आपका ऑप्शनल क्या है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप बताते हैं, अब तो एक ही ऑप्शनल है। तो बोर्ड का चेयरपर्सन या मेंबर आपसे पूछ सकता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिसिप्लिन अ सब्जेक्ट, एक विषय के रूप में इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो कुछ मैं यहाँ पे फोकस करना चाहूँगा कि एज ए डिसिप्लिन, एज ए सब्जेक्ट, एक विषय के रूप में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे इवॉल्व हुआ, क्या क्या इसके पीछे क्राइटेरिया थे, रीजन थे, क्या कारण थे। हालांकि पॉलिटिकली देखा जाए तो द क्रेडिट इज गोइंग टू मिस्टर वुडरो विल्सन, इज नोन एज फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन इसके पीछे का जो इतिहास है, हिस्ट्री है, उसको भी हम समझें। आइए देखते हैं। एक्चुअली में विश्व के अधिकांश देश ब्रिटेन के कॉलोनी उपनिवेश थे। अमेरिका भी उसमें एक था। और ब्रिटेन में मैं बताने जा रहा हूं कि जो सिविल सेवा में कैसे रिक्रूटमेंट होता था, भर्ती, ब्रिटेन में, यूके में या ब्रिटेन में जो भर्ती होती थी, भर्ती की जो व्यवस्था थी ब्रिटेन में, वह व्यवस्था कहलाई पैट्रोनेज सिस्टम। पैट्रोनेज सिस्टम, इसको थोड़ा सा प्लीज़ मुझे 10 मिनट समय दीजिए, मैं आपको कुछ बेहतर चीज़ें बताने जा रहा हूँ। पैट्रोनेज सिस्टम, हिंदी मीडियम इसे हम कहते हैं संरक्षण प्रणाली। तो ये सिस्टम ब्रिटेन में था। ये क्या था? एक्चुअली में ब्रिटेन में सिविल सेवा में जो रिक्रूटमेंट्स होते थे, भर्ती होते थे, दैट इज़ नॉट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट या आर ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। भर्ती जो थी वह योग्यता या खुली प्रतियोगिता परीक्षा, जैसा कि आज हो रहा है, वैसा नहीं था। वहाँ पर जैसे इंडिया में सोसाइटी इज बेस्ड ऑन कास्ट, समाज जात पे आधारित है, वहाँ पे क्लास है, एरिस्टोक्रेसी है। तो ब्रिटेन में सिविल सेवा में वह क्लास, ऑन द बेसिस ऑफ क्लास उन्हें सिविल सेवा में एंट्री मिलती थी। अर्थात वह सिविल सेवा, ब्रिटिश सिविल सेवा पूरी तरह क्या था, एक क्लास के लिए संरक्षित था। इसे कहा गया पैट्रोनेज सिस्टम। बट नेचुरल है, अमेरिका, यूएस, अमेरिका ब्रिटेन के कॉलोनी से, उपनिवेश से 1776 में इसको एक प्रकार से देखा जाए तो फ्रीडम मिला। और उसके बाद से लेकर काफ़ी चेंजेस अमेरिका में आए। लेकिन यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा कि अमेरिका भी, चूँकि यह ब्रिटेन का एक कॉलोनी था, तो यहाँ पे भी जो भर्ती हुआ वहाँ एक पैट्रोनेज सिस्टम का ही एक, आप कह सकते हो, उत्पत्ति थी। स्पॉयल सिस्टम मिलता जुलता है, लूट प्रणाली। ये लूट प्रणाली है क्या? इट इज़ ऑल्सो बेसिक सिमिलर टू पैट्रोनेज सिस्टम। थोड़े से डिफरेंसेस थे। मैंने बताया पैट्रोनेज सिस्टम में
ब्रिटेन में उच्च श्रेणी के लोगों को सिविल सेवा में एंट्री मिलती थी। अमेरिका में थोड़ा सा चेंज आया। देखिए हिंदी में लूट प्रणाली, स्पाइल सिस्टम, ये क्या है भाई? एक्चुअली में प्रेसिडेंट पद का जो कैंडिडेट होता था, चुनाव के पश्चात अपने फॉलोअर्स को सिविल सेवा का पोस्ट गिफ्ट कर देता था। यही कहलाता लूट प्रणाली। जैसे आपने पढ़ा होगा इतिहास में कि राजा का सेनापति, हम एक एग्जाम्पल देकर समझा दें, यूपीएससी में जीएस में पूछा भी गया है, पीटी में कथन कांड में, कि खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था मलिक काफूर, उसका दक्षिण विजय था। उसका उद्देश्य क्या था? वहाँ को लूटना, क्योंकि दक्षिण में गोल्ड वगैरह, सोना वगैरह बहुत था, लूटना और उस लूट के माल को अपने जो नाइट्स थे, सरदार थे, उनमें बांट देना। ऐसा ही कुछ ये था स्पॉइल सिस्टम, कि जो भी प्रेसिडेंट होता था आफ्टर इलेक्शन, अमेरिका में, ये मैं बता दूं थोड़ा सा, मैं रोक रहा हूँ यहाँ पे, कि अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम है इस समय। जो सत्ता में है कौन है मालूम आपको? 2 पार्टी सिस्टम में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन। इसमें सत्ता किसके पास है? अरे भाई, जो आप अभी चुनाव हुआ, सत्ता किसके हाथ में है? सॉरी, मैं यूट्यूब में हूँ, आई एम सॉरी। तो अभी जो सत्ता है वो डेमोक्रेट्स के पास है। तो ये टेन्योर 4 साल का होता है, मैक्सिमम 2 टेन्योर्स होता है। तो 4 साल बाद जो चुनाव होता था, वो राष्ट्रपति अपने समर्थकों को, फॉलोअर्स को सिविल सेवा का पोस्ट गिफ्ट कर देता था। यही है स्पॉइल सिस्टम। तो स्पॉइल सिस्टम हालांकि पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन के कार्यकाल में बहुत कम था। इवन तीसरे राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन, जो अमेरिका के फादर ऑफ फाउंडेशन बोले जाते हैं, उन्हीं के नेतृत्व में ही अमेरिका का संविधान बना। मज़ेदार चीज़ ये भी जान लीजिए कि अमेरिका 1776 में ये आज़ाद हुआ, हाँ, और 1787 में इसका संविधान बना, 87 में, और 1789 में इनैक्ट हुआ, लागू हुआ। 11 साल लग गए। तमाम डिफरेंसेस थे कि यूनियन गवर्नमेंट को कितनी अथॉरिटी दी जाए, 12 राज्यों का जो समझौता शुरू हुआ। खैर ये सब चीज़ें फिर कभी हम लोग इतना डिटेल जाएंगे। यहाँ पे इतना जानिए कि अमेरिका में वो स्पॉइल सिस्टम आया। इस स्पॉइल सिस्टम शुरू में 1828 तक इसका प्रयोग हुआ, लेकिन 1829 में 29 में राष्ट्रपति आए एंड्रू जैक्सन, और एंड्रू जैक्सन साहब ने इस स्पॉइल सिस्टम को सैद्धांतिक मान्यता प्रदान कर दिया। प्रेसिडेंट का नाम था मिस्टर प्रेसिडेंट एंड्रू जैक्सन। इन्होंने कहा स्पॉइल सिस्टम इज डेमोक्रेटिक वन, लोकतांत्रिक है। 4 साल में नए नए युवाओं को प्रवेश का अवसर प्रदान करता है, सबको अवसर प्राप्त होता है, न्यू ब्लड एंट्री होती है, नए नए विचार प्रशासन में आते हैं। यह कहकर जैक्सन साहब ने इसे और पॉपुलर कर दिया। रिजल्ट तो आना ही था। क्रोनिज्म समझते हैं ना? अरे मित्रतावाद जो भारत में भी खूब देखा जाता है, नेपोटिज्म, करप्शन, ये सारे इसके बैड दुष्परिणाम थे। और आगे चलकर इसका एक हस्र देखने को मिला जब 1878 में राष्ट्रपति का नाम था जेम्स गारफील्ड, प्रेसिडेंट जेम्स गारफील्ड, और इस मिस्टर गारफील्ड की हत्या इनके ही समर्थक चार्ल्स गिटाउ ने कर दिया। अब सोचिए आप क्यों किया होगा? वेरी सिंपल आंसर। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रेसिडेंट को की हत्या क्यों किया चार्ल्स गिटाउ ने, बट नेचुरल है कि उसने प्रचार किया होगा, सपोर्ट किया होगा, समर्थन किया होगा, लेकिन जॉब नहीं मिल पाया। ब्यूरोक्रेसी में जो फेडरल सर्विसेज थे वहाँ उसको नहीं मिला, क्योंकि इनके सामने भी समस्या थी। 3600 पोस्ट थे और 40 पोस्ट और 46,000 इनके सपोर्टर उस समय थे। तो कहाँ से सबको सेटिस्फाई कर पाएंगे? तो एक बड़ा ही पूरा यूएस सोसाइटी शॉक्ड हो गया, स्तब्ध हो गया। और उसी समय आगे चलकर 1883 में एक एक्ट लाया गया, हेरिंग पेंडलेटन एक्ट, हेरिंग पेंडलेटन एक्ट। और इस एक्ट के द्वारा अब यह प्रोविज़न किया गया
कि अमेरिका में मेरिट सिस्टम के आधार पर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा सिविल सर्विसेज में ओपन कॉम्पिटिटिव खुली प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा भर्ती की जाएगी। लेकिन तब भी जब तक लैंड लॉ एक्ट नहीं आया 1910 तक, और आज भी देखा जाए तो टॉप लेवल का जो ब्यूरोक्रेसी है वहाँ पे स्पॉइल सिस्टम है, भारत में भी है। सरकारें बदलती हैं तो आप देखिए मुख्य सचिव, गृह सचिव, कैबिनेट सचिव, राज्यों में मुख्य सचिव, केंद्रीय स्तर पर कैबिनेट सचिव, गृह सचिव, मतलब जितने इंपॉर्टेंट जो ऑफिसर्स होते हैं उनका स्थानांतरण कर दिया जाता है। तो दैट इज स्पॉइल सिस्टम, और यह समाप्त हुआ। दूसरी तरफ मिस्टर वुडरो विल्सन जो उस समय प्रिंसटन विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर थे, उन्होंने एक आंदोलन चलाया था कि राजनीति और प्रशासन विश्वविद्यालय स्तर पे अलग राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन अलग फैकल्टी के रूप में स्थापित किया जाए। और उनके ही आंदोलन और ये जो ऐतिहासिक घटनाएं थी, इन दोनों का परिणाम था कि 1887 में राजनीति विज्ञान से विश्वविद्यालय स्तर पर लोक प्रशासन एक स्वतंत्र विषय के रूप में इसका जन्म हुआ, और इसकी क्रेडिट जाती है मिस्टर वुडरो विल्सन को, नोन एज फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानना चाहिए। लेकिन सपोज करिए आपसे पूछा जाए कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक डिसिप्लिन के रूप में जो इवॉल्व हुआ, उसके पीछे बेसिक रीजन क्या था? स्पॉइल सिस्टम एक, और दूसरा वुडरो विल्सन का मूवमेंट्स आंदोलन कि विश्वविद्यालय स्तर पर पॉलिटिकल साइंस अलग फैकल्टी, अलग डिपार्टमेंट, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अलग डिपार्टमेंट। अच्छा, अगर सोचिए भारत में भी स्पॉइल सिस्टम अगर इस समय होता, उस समय था हमारे यहाँ 1850, मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, 1853 में ही हमारे यहाँ ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आ गया, खुली प्रतियोगिता परीक्षा, मैकाले रिपोर्ट। अगर सपोज करिए आज होता तो कितना अच्छा लगता ना। आपको ये वीडियो नहीं सुनना होता, लेक्चर नहीं सुनना होता, या तैयारी नहीं करनी होती, आराम से किसी पार्टी के कार्यालय में बैठते, प्रचार करते, उसकी सत्ता, उस पार्टी की सत्ता आती, आपको सिविल सर्विसेज का पोस्ट मिल जाता। लेकिन मैंने बताया कि यह समाज को हमेशा डिवाइड करता है, और नेपोटिज्म, क्रोनिज्म, करप्शन, रेड टेपिज्म, ये सारे इसके बैड, आप कह सकते हो वर्क एफिशिएंसी कम होना, ढेर सारे प्रशासनिक अवगुण पैदा होते हैं। इसीलिए स्पॉइल सिस्टम को भी विश्व अमेरिका से हटाया गया। भारत में शुरू 1853 से ही ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। हम टॉपिक पे आते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया कुछ बेसिक चीज़ें कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पीछे जो सब्जेक्ट के रूप में, डिसिप्लिन के रूप में, इसके पीछे का जो एक हिस्ट्री था अमेरिका में, उसकी चर्चा मैंने की। आते हैं हम लोग चर्चा करते हैं। आज परिचय हो गया इस सब्जेक्ट से। अगर कोई इशू आए तो आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं इस यूट्यूब पे, कोई भी सुझाव दे सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। अब आते हैं हम लोग, फर्स्ट जो इशू हमारे सामने है, मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन का अर्थ क्या है। लेकिन उसके पहले हम आपको पहले प्रशासन के अर्थ के बारे में परिचय करा देंगे या परिचित कराएंगे आपसे, कि पहले आप जानिए प्रशासन है क्या। जब आप प्रशासन समझेंगे तो फिर आपको बड़े आसानी से मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या लोक प्रशासन से भी परिचित करा दूंगा। फर्स्टली पहले आप प्रशासन से परिचित होइए, फेमिलियर होइए, फिर लोक प्रशासन, फिर उसके स्कोप और नेचर, जो आज का मेरा लेक्चर कार्यक्रम है। अगर हम प्रशासन की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन, तो प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन, तो कुछ बेसिक चीजें आपको मैं बताने जा रहा हूं। पहला इसमें इशू है कि यह जो शब्द है मूलतः बेसिकली यह इंग्लिश वर्ड है, एडमिनिस्टर। ये इंग्लिश वर्ड है, ठीक है, अंग्रेजी शब्द है एडमिनिस्टर। और इस अंग्रेजी शब्द का आगे चलकर लैटिन में डेरिवेशन हुआ, लैटिन वर्ड्स, इसकी उत्पत्ति प्रशासन शब्द लैटिन वर्ड एड धन मिनिस्ट्रियर, आप देख रहे होंगे मिनिस्ट्रियर, ये लैटिन वर्ड है, एड धन मिनिस्ट्रियर, दैट इज लैटिन वर्ड। हिंदी मीडियम
एडमिनिस्टर, और ये इंग्लिश वर्ड है जो प्रशासन की उत्पत्ति इसी वर्ड से हुई है, जो आगे चलकर लैटिन वर्ड एडमिनिस्ट्रेट से मिलकर बना हुआ है, मिनिस्ट्रेर। इसका अर्थ क्या होता है? सिंपल इसका अर्थ होता है 3। पहला, देखभाल करना, टू लुक आफ्टर, देखभाल करना। दूसरा, टू मैनेजमेंट, व्यवस्था करना। इसके 3 अर्थ होते हैं। और तीसरा, व्यवस्था करना। एंड थर्ड वन इज सेवा प्रदान करना, टू प्रोवाइड सर्विसेज, सेवा प्रदान करना। तो देखिए यहाँ पे 3 आपको इस लैटिन वर्ड जो है एडमिनिस्ट्रेटर है, उसके 3 अर्थ मैंने आपको बताया। फर्स्ट वन इज टू लुक आफ्टर, इंग्लिश मीडियम, टू लुक आफ्टर। सेकेंड वन इज टू मैनेजमेंट एंड थर्ड वन इज टू प्रोवाइड सर्विसेज। बहुत सिंपल सी बात है कि जहां पे ये तीनों चीजें पाई जाएंगी वही तो प्रशासन है। आप कहेंगे सर कैसे? तो मैं आपको उदाहरण दे दूं। एक कबीला, ट्राइब्स आप सुने होंगे, तो कबीले का मुखिया पूरे कबीले की देखभाल करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है। मैं आपको प्राचीन बात बता रहा हूं, जब आदिकालीन मानव थे, कबीला था, तो वो कबीले का प्रशासन था। घर में आपके माता पिता बच्चों की देखभाल करना, उन्हें सेवा प्रदान करना, उनकी सारी व्यवस्थाएं करना, आप कहते हैं घर का प्रशासन है। जिला स्तर पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिले में रहने वाले लोगों के लिए देखभाल करना, व्यवस्था करना, सेवा करना, ऐसे आप बढ़ते जाइए। राज्य स्तर, राष्ट्र स्तर, और सिर्फ राष्ट्र नहीं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, पूरे विश्व की देखभाल करना। तो प्रशासन एक बहुत ही व्यापक अवधारणा है, उसी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले हम इसको डिफाइन कर दें कि आपको मैंने बताया कि बेसिकली यह अंग्रेजी शब्द है एडमिनिस्टर, और इसका जो डेरिवेशन लैटिन में हुआ है एडमिनिस्ट्रेटर। इसके 3 अर्थ होते हैं, देखभाल करना, व्यवस्था करना और सेवा प्रदान करना, और दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन और हम परिचित हों प्रशासन से, तो प्रशासन को जानने के पहले प्रशासन के कुछ मूलभूत तत्व होते हैं, बेसिक एलिमेंट्स। उस बेसिक एलिमेंट से भी हम परिचित हो जाए तो और आपको अच्छा लगेगा। तो व्हाट इज बेसिक एलिमेंट ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेशन? प्रशासन के मूलभूत तत्व क्या हैं? तो आइए देखते हैं। प्रशासन के मूलभूत तत्व, बेसिक एलिमेंट्स, मूलभूत तत्व, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए कई तत्व होते हैं प्रशासन के, प्रशासन कई तत्वों से मिलकर बना हुआ है। पहला, प्रशासन में निश्चित उद्देश्य। आप प्रशासन में जा रहे हैं तो आपके सामने एक डेफिनिट गोल, निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। दूसरा जो प्रशासन में तत्व है वह है ग्रुप ऑफ पीपुल, व्यक्तियों का समूह, इंग्लिश मीडियम, ग्रुप ऑफ पीपुल है। तीसरा जो प्रशासन का जो तत्व है दैट इज एक्टिविटीज या रिसोर्सेज। हम पहले चर्चा करते हैं, रिसोर्सेज, संसाधन। तो संसाधन में क्या क्या आएगा बताता हूं अभी। और चौथा जो होगा वो होगा गतिविधि या क्रियाविधि, इंग्लिश मीडियम, एक्टिविटीज। ये इतने तत्व हैं। अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो ये इतने एलिमेंट्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। फर्स्ट वन इज डेफिनिट ऑब्जेक्टिव, पहला आपको मैंने बताया निश्चित उद्देश्य। दूसरा मैंने आपको बताया व्हाट, ग्रुप ऑफ पीपुल, व्यक्तियों का समूह। तीसरा रिसोर्सेज, संसाधन। और चौथा मैंने बताया एक्टिविटीज। ठीक है, अब आइए हम डिफाइन करते हैं प्रशासन को। थोड़ा सा यहां पे देखिएगा, संसाधन में कौन से संसाधन? मानवीय, ह्यूमैनिटेरियन, भौतिक संसाधन, मटेरियल, और पूंजीगत संसाधन, कैपिटल। ये 3 चीज होना चाहिए। और क्रियाविद तो बहुत ही ब्रॉड है, सब एक एक अंतर बताएंगे। सामूहिक, ग्रुप इफर्ट, समन्वयकारी, कोऑर्डिनेटिंग,
अब ये सारे वर्ड्स हैं जो आपको डिटेल में बताया जाएगा। सहयोगकारी, कोऑपरेटिव, सहयोगकारी, निर्देशनकारी, निर्देशन, डायरेक्टिव, ये इतने प्रकार के एक्टिविटीज होते हैं प्रशासन में माय डियर। अब क्या है प्रशासन? निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मानवीय, भौतिक एवं पूंजीगत संसाधनों की व्यवस्था करना ही प्रशासन है। निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मानवीय, भौतिक एवं पूंजीगत संसाधनों की व्यवस्था करना ही प्रशासन है, लेकिन उसमें ग्रुप ऑफ पीपुल भी होना चाहिए और एक्टिविटीज भी होनी चाहिए टू फुलफिल डिजायर गोल। मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन material capital resources is an administration with a group of people with some definite activities, that is administration one। कितना आसान है बताओ, क्या आपको रटना है इसमें? कुछ रटना है? फिर से बता दो, निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मानवीय, भौतिक, पूंजीगत संसाधन की व्यवस्था ही प्रशासन है। हाँ, ये कंडीशन है। एक अकेला व्यक्ति प्रशासन का पार्ट नहीं हो सकता, ग्रुप ऑफ पीपुल होना चाहिए। और ये उद्देश्य की प्राप्ति कैसे हो पाएगी या इनकी व्यवस्था कैसे हो पाएगी? जब उसके लिए कुछ हम एक्टिविटीज पे एम्फसाइज करेंगे, फोकस करेंगे, बल देंगे हिंदी माध्यम, तो दैट इज प्रशासन। तो आइए देखते हैं प्रशासन के सलाइन फीचर क्या है। फिर मजेदार चीज है कि नहीं? देखिए, अगर हम प्रशासन के सलाइन फीचर्स की बात करें, मूलभूत विशेषताओं की बात करें, तो पहली विशेषता होती है प्रशासन एक मानवीय क्रियाकलाप है, मानव की देखभाल होती है, ह्यूमन बीइंग, सोसाइटी की देखभाल होती है। तो प्रशासन की पहली विशेषता है कि एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन एक मानवीय क्रियाकलाप है, ए ह्यूमन एक्टिविटीज। दूसरी विशेषता, प्रशासन व्यक्तियों के समूहों के द्वारा संचालित होता है। मैंने अभी बताया ना, एक अकेला व्यक्ति प्रशासन का भाग नहीं होता है। वो प्रशासन भाग ले सकता है, लेकिन अकेले व्यक्ति को प्रशासन नहीं कर सकते हैं। प्रशासन एक विशिष्ट क्रियाकलाप है। अगला इसका ब्यूटी देखिए, प्रशासन एक विशिष्ट क्रियाकलाप है, यह तकनीकी नहीं है कि इंजीनियर साहब आए, टेक्नोलॉजी यूज किए, मशीन के साथ नहीं काम कर रहे हैं ना प्रशासन में। टेक्नोलॉजी यूज किया और प्रशासन हो गया, नेवर, नो। ह्यूमन बीइंग, मानव, सोसाइटी। तो ये विशिष्ट क्रियाकलाप, ये विशिष्ट वर्ड जो है ना, आगे भी मैं बताऊंगा यहाँ पे जब मैं डिस्कस करूंगा नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एक एक देखिए, एक एक चीज जो सिलेबस में डाला गया ना, आपको समझना है, बेसिक चीजें ये, ठीक है। तो ये प्रशासन के सलाइन फीचर हैं। यह मानवीय क्रियाकलाप है, यह व्यक्तियों के समूहों के द्वारा संचालित होता है, यह एक विशिष्ट क्रियाकलाप है, न कि तकनीकी क्रियाकलाप। इट इज ए स्पेशल एक्टिविटीज, नॉट टेक्निकल वन, राइट। तो ये प्रशासन की विशेषता हो गई। थोड़ा सा प्रशासन के बारे में और बता दें। अभी मैंने पीछे चर्चा किया कि प्रशासन का अस्तित्व सभ्यता के अस्तित्व के साथ देखने को मिलता है। आप पढ़ते हैं ना कि हड़प्पा कालीन सभ्यता, तो उसका प्रशासन, मोहनजोदाड़ो उसका प्रशासन, या जो भी आप पढ़ते हैं, तो सबका अपना प्रशासन, हर जगह देखभाल था। लेकिन जैसे जैसे सिविलाइजेशन का एक्सपेंशन हो रहा है, सभ्यता का विस्तार, और जो आधुनिक तकनीकें आ रही हैं, पहले का प्रशासन बहुत सामान्य प्रशासन हुआ करता था, लेकिन आज देखिए प्रशासन में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर का प्रयोग, साइंस टेक्नोलॉजी का विकास, इवोल्यूशन ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, और बाजार का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसके बारे में बहुत डिटेल टॉपिक है यार, 2-3 काफ़ी डिटेल हम बताएंगे। तो इसका जैसे जैसे प्रभाव प्रशासन पर पड़ा, तो निश्चित ही प्रशासन के समक्ष विभिन्न चुनौतियां उत्पन्न हुई, और उन चुनौतियों का सक्षमता पूर्वक सामना करने के लिए
with capability to face these challenges। एल.डी. वाइट के शब्दों में प्रशासन क्या है? विभिन्न व्यक्तियों के मध्य, एल.डी. वाइट विभिन्न व्यक्तियों के मध्य। अब आपको हम कुछ चीजें कोड से ही बताते रहेंगे। डायरेक्शन, निर्देशन, अभी जो पीछे आपने पढ़ा एक्टिविटीज, कोऑर्डिनेशन, समन्वय, और कंट्रोल, नियंत्रण है। तो एल.डी. वाइट ने डिफाइन किया कि प्रशासन वास्तव में जैसे जैसे एडमिनिस्ट्रेशन के सामने जैसे जैसे चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, आईटी का, साइंस टेक्नोलॉजी का, बाजार का, प्रशासन उन चुनौतियों का सामना करने के लिए क्या कर रहा है? कुछ व्यक्तियों के मध्य, देखिए यहां पे फिर व्यक्तियों का समूह आएगा, कुछ व्यक्तियों के मध्य क्या है? डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल है टू फुलफिल डिजायर गोल। और इसका इंपॉर्टेंस तो हम जेम्स डी कैरल के शब्दों में इसका हम जेम्स डी कैरल, अमेरिकी विद्वान, इनके शब्दों में हम लोक प्रशासन के बढ़ते हुए महत्व को हम कैरल जो भी आप लिख सकते हो, इनके शब्दों में हम डिफाइन कर दें कि इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा प्रशासन ज्ञान है, प्रशासन ज्ञान है, नॉलेज। प्रशासन ज्ञान है, ज्ञान शक्ति है, ज्ञान शक्ति है। एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉलेज, नॉलेज इज पावर। सो प्रशासन शक्ति है। इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को के महत्व को बताया कि वास्तव में देखिए जिसके पास ज्ञान है वो प्रशासन चलाएगा। और आज कहा जाता इरा ऑफ नॉलेज, ज्ञान का युग है, हालांकि अब और भी चेंजेस आ गए हैं। और ज्ञान जिसके पास है वही शक्ति यूज करेगा, इसलिए प्रशासन ही शक्ति है। दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ जेम्स डी कैरल। तो प्रशासन मैंने आपको बहुत थोड़ा सा बताने का प्रयास किया, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर हम इस पर डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, उसको भी हम लोग देख लें। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो वर्ड है, लोक प्रशासन, देखिए प्रशासन अभी मैंने बताया कि प्रशासन सिविलाइजेशन के साथ है, लेकिन अभी आपको मैंने बताया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1887 से इसका जन्म हुआ, एक विषय के रूप में, एक डिसिप्लिन के रूप में। तो उसी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि इसकी परिभाषा क्या है, अर्थ क्या है, मीनिंग, लोक प्रशासन। और बट नेचुरली लोक प्रशासन की भी कुछ विशेषताएं होंगी, उसको भी हम डिस्कस कर देंगे। और वहां से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा यूपीएससी में भी और स्टेट पीएससी में भी। आइए देखते हैं लोक प्रशासन। ये देखिए दो शब्द यहाँ पे, अभी आपने प्रशासन देखा, अब प्रशासन के सामने अब आपने एक स्पेसिफिक वर्ड लगा दिया। अभी आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देखा, इंग्लिश यहाँ लिखा हुआ है। अब आपने अभी आपने एडमिनिस्ट्रेशन देखा, अब आपने इसके आगे एक वर्ड लगा दिया, इसको स्पेसिफाइड कर दिया, विशिष्टीकृत कर दिया। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? तो पहले हम पब्लिक शब्द का अर्थ समझे, और अगर आपको हम पब्लिक शब्द का अर्थ समझा देंगे तो पीछे हमने जो प्रशासन की परिभाषा बताई थी, आप उसी के आधार पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन कर देंगे। सो इजी है ना। पब्लिक शब्द का अर्थ होता है, द वर्डफुल मीनिंग ऑफ पब्लिक इज पीपल। लोक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ, वर्डफुल मीनिंग, शाब्दिक अर्थ होता है जनता। नहीं आप कहते हो लोकतंत्र, जनता तंत्र, जनतंत्र जो चल रहा है हमारे देश में। अच्छा, हमारे देश में लोकतंत्र है क्या? है, लेकिन उसकी टर्मिनोलॉजी अलग है। सीडो डेमोक्रेसी, छद्म लोकतंत्र। कैसे? जब मैं पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का क्लास लूंगा वहां डिस्कस कर दूंगा, या यहाँ पे भी कहीं बता दूंगा कि डेमोक्रेसी क्या है, खासकर पॉलिटी वाला, या बैट सेकंड पेपर में बता दूंगा। लोक प्रशासन के 2-3 प्रश्न पत्र में उसको मैं और क्लियर करूंगा। तो लोक शब्द का शाब्दिक अर्थ जनता है, लेकिन लोक प्रशासन में लोक शब्द का अर्थ होता है गवर्नमेंट और गवर्नमेंट अफेयर, सरकार या सरकारी गतिविधि।
अब देखिए, अब आपको यही शब्द जोड़ना है, पीछे जो आपने डिफाइन किया था, प्रशासन में जो आपने डेफिनेशन दिया था, अब आपको सिर्फ सिंपल यही वर्ड्स जोड़ देना है। बट क्या? निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मानवीय, भौतिक और पूंजीगत संसाधनों की व्यवस्था अब कौन कर रहा है? गवर्नमेंट या गवर्नमेंटल अफेयर्स, सरकारी मामलों के द्वारा हो रहा है, तो दैट इज नोन एज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फिर से मैं आपको डिफाइन कर दूं कि निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मानवीय, भौतिक एवं पूंजीगत संसाधनों की व्यवस्था जब सरकार के द्वारा की जाती है तो लोक प्रशासन कहलाता है। इंग्लिश मीडियम, टू मैनेजमेंट बाई गवर्नमेंट टू फुलफिल डिजायर गोल, टू फुलफिल डिजायर गोल बाई ह्यूमन कैपिटल एंड मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेज। ठीक है, सरकार के द्वारा मानवीय, भौतिक एवं पूंजीगत संसाधनों की व्यवस्था ही लोक प्रशासन है। लेकिन हम लोक प्रशासन के बारे में और जानें, क्योंकि ठीक है 1887 में इसका एवोल्यूशन हुआ, लेकिन इसका जो इंपॉर्टेंस है एक अलग टॉपिक भी होगा, डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। उसके बारे में भी हम बता दें आपको कि लोग, जैसे आपने प्रशासन का परिभाषा, प्रशासन की विशेषता, तो लोक प्रशासन की विशेषता है। और पहला क्वेश्चन भी यहां से बना हुआ है। एक्चुअली में लोक प्रशासन ये भी सभ्यता के साथ जुड़ा हुआ है। आप कहोगे साहब अभी आप प्रशासन कह रहे थे, तो ठीक है माय डियर, जो काम प्रशासन कर रहा होगा अब वही काम सरकारें कर रही हैं तो लोक प्रशासन भी करेगा। लोक प्रशासन सभ्यता के अस्तित्व, सभ्यता के विकास और अस्तित्व के साथ जुड़ा हुआ है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज रिलेटेड विद एग्जिस्टेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन। अगर लोक प्रशासन फेल हो जाए तो सभ्यता नष्ट हो जाती है, जैसा कि प्रसिद्ध विद्वान प्रोफेसर W.B. डोनहम ने कहा कि लोक प्रशासन, ये देखिए पहला क्वेश्चन आ गया, W.B. डोनहम, इनका क्या कहना है? W.B. डोनहम का कहना है कि लोक प्रशासन सभ्यता का संरक्षक है। लोक प्रशासन सभ्यता का संरक्षक, कस्टोडियन ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता का संरक्षक है। मतलब अगर ये इतना इसका इंपॉर्टेंस है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कि अगर ये फेल होता है, अब देखिए हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो फेल हुआ तो आप तमाम इतिहासकारों ने कंक्लूड किया कि ये कमियां, ये समस्याएं रही प्रशासन में। उस समय के प्रशासन की बात हो रही है। तो निश्चित ही लोक प्रशासन सभ्यता के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। और आधुनिक युग में, आधुनिक युग को वेलफेयर स्टेट कहा रहा है, कल्याणकारी राज्य। तो बट नेचुरल है कि जैसे जैसे राज्य का, लोक प्रशासन का सोसाइटी के डेवलपमेंट, वेलफेयर में रोल बढ़ेगा, इसका महत्व बढ़ता जा रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। अब सिर्फ ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं देख रहा है, कानून व्यवस्था के साथ साथ लोक प्रशासन सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, सामाजिक आर्थिक न्याय और डिफरेंट प्रकार के इकोनॉमिक, आर्थिक, सोशल डेवलपमेंट के पर भी ये एम्फेसिस कर रहा है। तो स्वाभाविक है कि यह लोक प्रशासन एक सब्जेक्ट के रूप में इसका जो विस्तार हो रहा है बहुत तीव्र गति से हो रहा है। हालांकि प्रोफेसर बिलोबी और गुलिक, खासकर गुलिक साहब कहते हैं कि लोक प्रशासन यह शासन के कार्यों के संचालन से जुड़ा हुआ है या सरकारी क्रियाकलापों से जुड़ा हुआ है। लेकिन हम लोक प्रशासन को एग्जैक्टली हम समझ पाएंगे मार्शल ई डिमाग। अब अच्छा, आप नए नए नाम सुन के परेशान हो रहे हैं। परेशान, मैंने फर्स्ट डे कहा था परेशान मत होइए, धीरे धीरे नियर एंड डियर हो जाएंगे। ठीक है, मार्शल ई डिमाग ये अमेरिकी विद्वान हैं। इनके स्टेटमेंट जो सुनिए आप, ये कहते हैं कि लोक प्रशासन का दर्शन जीवन दर्शन है। माय गॉड, द फिलॉसफी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज फिलॉसफी ऑफ लाइफ। इसीलिए मैं कहता हूं अपने
स्टूडेंट से कि यह विषय जीवन से जुड़ा हुआ है, जीवन दर्शन है। तो आपको मैंने प्रशासन के साथ साथ लोक प्रशासन दोनों से आपको एक परिचित कराने का प्रयास किया। अब इसमें कितना सफल असफल तमाम बातें होती है ना। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, मीनिंग हो गया, स्कोप पे हम लोग चल रहे हैं, आगे बढ़े। आइए देखते हैं व्हाट इज द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन का क्षेत्र एक्चुअली में जब पॉलिटिकल साइंस से यह अलग हुआ तो विद्वानों के द्वारा इस पर चर्चा शुरू हो गया, डिस्कशन, कि लोक प्रशासन का अध्ययन किस क्षेत्र में किया जाए। भाई पॉलिटिकल साइंस आप देखिए बहुत पुराना सब्जेक्ट, और ये साहब 1887 में पैदा हुआ एक चाइल्ड, तो बट नेचुरल है कि विद्वानों के सामने एक चर्चा का विषय बना। तो आइए देखते हैं क्या कंक्लूजन निकला। लोक प्रशासन का क्षेत्र, स्कोप ऑफ लोक प्रशासन का क्षेत्र, इंग्लिश मीडियम, स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शॉर्ट में लिख दिया मैंने। यहां पे भी बुक्स वगैरह में तो मैं देखता हूं 3, 4, 5 नहीं, क्यों मैं बता रहा हूं। लोक प्रशासन का अध्ययन का विषय क्षेत्र कहां तक सीमित हो, इस पर विद्वानों में मूलतः 2 दृष्टिकोण हैं। स्कोप की बात करें तो पहला जो दृष्टिकोण है वह क्या कहता है, कहता है कि शासन के 3 भाग होते हैं। कौन कौन? कार्यपालिका शासन, ये किसी भी देश में 3 भाग हैं, इसके 3 पार्ट्स हैं। कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर विधायिका या संसद, और न्यायपालिका। ये ब्रॉड अप्रोच कहलाता है, व्यापक दृष्टिकोण। तो ये क्या कहता है, ब्रॉड अप्रोच क्या कह रहा है, व्यापक दृष्टिकोण ये कह रहा है कि शासन के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, और इन तीनों अंगों के प्रशासकीय व्यवस्था का अध्ययन लोक प्रशासन के अंतर्गत सम्मिलित है। आप कहेंगे साहब ये कार्यपालिका का प्रशासन तो सुना है जिसमें हम लोग जा रहे हैं, सिविल सर्विसेज, ये विधायिका का भी प्रशासन होता है, ये न्यायपालिका का भी प्रशासन होता है। तो मेरा जवाब आएगा यस माय डियर स्टूडेंट। आप पूछेंगे सर कैसे, तो आपसे मैं कहूंगा कि लोकसभा सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय, आप आइए सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, वहां पे भी प्रशासनिक व्यवस्था। भाई कोर्ट को, जज को प्रशासकीय कार्यों में सहायता व्यवस्था कौन करता है, उसका एक अपना क्या होता है, प्रशासकीय ढांचा होता है, जिसमें आप सुनते होंगे समीक्षा अधिकारी, सेक्शन रिव्यू अफसर, सेक्शन अफसर, रजिस्ट्रार वगैरह। जज को मुकदमे कैसे, किस कोर्ट पे, कौन से बेंच में कौन से मुकदमे, वो उसको सहायता प्रदान करता है, उसका प्रशासकीय ब्रांच, शाखा। क्लियर हुआ? आप लोग कार्यपालिका के अंग हैं, प्रशासकीय अंग हैं। विधायिका में भी देखिए स्पीकर के नीचे बैठे होते हैं, सचिवालय होता है, लोकसभा सचिवालय अलग होता है, लेकिन नीचे बैठे होते हैं, जाते हैं, नोटिस पकड़ाते हैं, सूचनाएं देते हैं। तो लोकसभा सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय सहायता करना। न्यायपालिका में भी होता प्रशासन। तो इस दृष्टिकोण के, व्यापक दृष्टिकोण के जो समर्थक हैं वो व्हाइट एंड बिलोबी हैं। नाम है, परिचित हो जाएंगे आप, प्रोफेसर बिलोबी एंड LD व्हाइट। इनका ये मानना है कि लोक प्रशासन का अध्ययन कार्यपालिका शाखा के प्रशासन, अभी में आप लोग जो नौकरशाही है, विधायिका शाखा के प्रशासन और न्यायपालिका शाखा के प्रशासन, मतलब जहां पे भी प्रशासनिक ढांचा होगा उसका अध्ययन किसमें किया जाएगा, लोक प्रशासन के साथ। लेकिन एक और व्यूज है, संकुचित, नैरो व्यूज, संकुचित दृष्टिकोण, और इसके समर्थक है
अभी मैंने पीछे नाम लिया मिस्टर लूथर गुलिक। ये संकुचित दृष्टिकोण है और ये कहता कि साहब शासन में सिर्फ और सिर्फ कार्यपालिका शाखा का प्रशासन ही लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित होना चाहिए। मतलब इनका मानना कि जो ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही है, सिर्फ उसका अध्ययन ही लोक प्रशासन का विषय क्षेत्र होना चाहिए। अभी पीछे मैंने स्टेटमेंट दिया, इन द वर्ड्स ऑफ लूथर गुलिक, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज रिलेटेड ओनली टू गवर्नमेंटल अफेयर्स, दैट इज नैरो व्यूज। अच्छा, ये तो विद्वानों का व्यूज हो गया। यूपीएससी कहता व्हाट इज योर व्यूज, कुछ अपना भी व्यूज दीजिए, नंबर लेना है ना। हाँ, स्कोरिंग नॉन स्कोरिंग, तो आप अपना व्यू ये दीजिए कि लोक प्रशासन सिर्फ कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, लोक प्रशासन का अध्ययन सिर्फ कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के प्रशासनिक शाखा तक ही सीमित न रखा जाए, बल्कि अभी आपने पीछे बताया वेलफेयर स्टेट, आधुनिक राज्य को आपने क्या नाम दिया, वेलफेयर स्टेट। तो आप सीधे बताइए ना कि सार्वजनिक कल्याण, पब्लिक वेलफेयर से जुड़े प्रत्येक मुद्दे का अध्ययन किसके अंतर्गत होगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत होगा। ये देखिए कितना शानदार आपने एनालाइज किया। यही एनालिसिस है, यही आपका व्यू होना चाहिए, योर व्यूज। इन्होंने साहब विद्वानों ने बताया कि ये इन्होंने बताया कि तीनों शाखा का प्रशासन का अध्ययन होगा लोक प्रशासन में। इन्होंने कहा नहीं साहब सिर्फ कार्यपालिका मतलब ब्यूरोक्रेसी। आप बताइए कि नहीं साहब कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इस मुद्दे तक हम नहीं उलझेंगे, बल्कि हम लोक प्रशासन को इतना व्यापक से ऊपर बनाएंगे, सुपर से ऊपर। देखा ना वो डांस वाला जो कार्यक्रम आता है, एक अभिनेत्री होती है जो कहती है सुपर से ऊपर, तो ये सुपर से ऊपर जा रहा है। अभिनेत्री का नाम आपको याद है, मुझे मालूम है, मुझे भी मालूम है, कोई जरूरी नहीं है मैं उनका नाम लूं। तो सुपर से ऊपर मतलब पब्लिक वेलफेयर, सार्वजनिक कल्याण से जुड़े जितने भी कार्य होंगे वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे, उसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाएगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कोई विवाद ही नहीं माय डियर। तो ये देखिए आपको मैंने बता दिया स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब इससे कोई क्वेश्चन तो नहीं बनता है, लेकिन अब चूंकि आपके सिलेबस में मेंशन है तो बताना मेरा काम है, मैंने आपको बता दिया। आइए देखते हैं नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन की प्रकृति। आज का लास्ट यूनिट है, लास्ट पार्ट है, सॉरी यूनिट एक ही है। आइए देखते हैं साहब क्या है ये इशू क्या है, ये मुद्दा क्या है कि नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। समझिए को, अगर आपको कोई समस्या आती है तो प्लीज कन्वे योर मैसेज टू माय यूट्यूब चैनल दिशा IAS अकेडमी, ठीक है, या फिर वहाँ पे कांटेक्ट नंबर है, मेरा ऑफिस का जो मैनेजमेंट होगा अटेंड करेगा। अगर मैं फ्री रहूँगा तो आपसे मैं ज़रूर बात करूँगा, ठीक है। पूरा आपको देखिए ये कम्युनिकेशन हम लोग कर रहे हैं, सिर्फ मैं पढ़ाता जाऊँ, आपका फीडबैक भी तो आना चाहिए। कम्युनिकेशन हमेशा पढ़ाएंगे आपको, कम्युनिकेशन 2 वे होता है, 1 वे तो आर्डर या लेक्चर होता है। तो प्लीज कम्युनिकेट विथ मी आर माई यूट्यूब चैनल दिशा IAS अकेडमी, राइट। आइए नेक्स्ट देखते हैं लोक प्रशासन की प्रकृति। लोक प्रशासन की प्रकृति, इंग्लिश मीडियम, नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, नहीं कहते कि अरे उसका नेचर तो बहुत एक वर्ड यूज करते, मैंने यूज करूंगा, बहुत ऐसा नेचर है, वैसा नेचर है, बहुत जॉली नेचर है। तो व्यक्ति है, लिविंग थिंग है, ये सब्जेक्ट है। तो यहां पे आपको क्या देखना है, व्हाट इज द नेचर, मतलब इस सब्जेक्ट का टेस्ट क्या है, नेचर क्या है। समझिए ये सब चीजें जब समझेंगे तो आप तो मजा आएगा, एंजॉय करोगे यार आप। विषय को हमेशा रुचिकर बनाकर अगर एक्सपर्ट पढ़ाए, स्टूडेंट अगर उसका रुचिकर बैठकर सुने और समझे
फिर चिंतन और मनन करें, चिंता नहीं, थिंकिंग, एनालिसिस और थॉट प्रोसेस डेवलप करें ना, तो फिर यूपीएससी या कोई भी एग्जामिनेशन आपके सामने कोई इशू नहीं है। रटने का प्रयास नहीं करना चाहिए, चाहे कोई सब्जेक्ट हो, कोई सब्जेक्ट, इतिहास को भी मत आप रटिए, समझिए उसको, उसमें भी बहुत कंसेप्ट है, फैक्ट है, एनालिसिस करिए आप, देखिए मार्क्स मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। हिंदी साहित्य भी बहुत अच्छा है, उसमें भी आपको मार्क्स मिलते हैं। मैं ऐसा एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मैं कहूँ ये सब्जेक्ट अच्छा ये बुरा, सब अच्छे हैं, तभी तो यूपीएससी ने सिलेबस में डाला है। कहीं ना कहीं सबका प्रशासन में रोल होता होगा, प्रशासनिक व्यक्तित्व के विकास में रोल होता होगा। आइए हम विषयांतर न हो, नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो यहाँ पे भी दो स्ट्रीम दिखाई देता है। पहला जो विद्वानों का जो अप्रोच है वह है एकीकृत विचारधारा, इंटीग्रल। थोड़ा सा प्लीज 5-10 जो भी समय लगे आप दीजिए मुझे। और दूसरा है प्रबंधकीय विचारधारा, मैनेजरियल अप्रोच। इंटीग्रल अप्रोच, इंग्लिश मीडियम, इंटीग्रल अप्रोच एंड मैनेजरियल अप्रोच। क्या है ये? पहले हम इंटीग्रल अप्रोच की बात करें तो इंटीग्रल अप्रोच क्या कहता है? एकीकृत विचारधारा कहता है कि शासन के कुछ विशिष्ट उद्देश्य, नीतियां एवं कार्यक्रम होते हैं। भारत सरकार है ऑब्जेक्टिव, इस समय देख ही रहे हैं, इसमें तो पूरे विश्व का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि कैसे इस पैंडेमिक से बाहर निकले हम लोग। अमेरिका हो, भारत हो, ब्रिटेन हो, जापान हो, डेली हम लोग सुनते हैं ये वायरस, ये टाइप आ गया, डेल्टा, अल्फा, बीटा, गामा, माय गुडनेस, ये क्या है? अच्छा, ये अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा तो फिजिक्स वाले रेज हैं, ये वायरस क्या रेज से कुछ कनेक्शन है क्या? एक दिन मैं सोच रहा था, अब मैं किसी फिजिक्स के शिक्षक से बात करूंगा कि क्या है ये अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और कोरोना वायरस का रिलेशन। ये तो फिजिक्स में हम लोगों ने रेज पढ़ा था बीएससी में आगे चलकर। इंटीग्रल व्यूज क्या कहता है? अभी मैंने बताया कि प्रत्येक देश के शासन प्रणाली के कुछ उद्देश्य, कुछ नीतियां होते हैं और उन उद्देश्यों और नीतियों की प्राप्ति के लिए संगठन में कार्य करने वाले समस्त व्यक्तियों के क्रियाओं का योग ही प्रशासन है। नहीं समझ में आया होगा, फिर से मैं समझा रहा हूं, अब एक डायग्राम के साथ समझिए, ऐसे नहीं मजा आएगा। इंटीग्रल व्यूज दिख रहा है ना चेहरा मेरा? ठीक है, इंटीग्रल व्यूज, एकीकृत दृष्टिकोण। अब एक डायग्राम समझिए। हमने कहा शासन या संगठन, संगठन ही सरकार, सरकार ही शासन। इंटीग्रल व्यूज क्या कहता है कि सपोज करिए एक ऑर्गेनाइजेशन है और इस ऑर्गेनाइजेशन में शीर्ष में जो मैनेजमेंट है, मैनेजर है, और नीचे एक सेल्समैन है। मान लेते कोई प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक कॉर्पोरेशन है, तो इसमें कार्य करने वाला ये चीफ मैनेजर हो गया, डिप्टी मैनेजर, ठीक है, यहाँ पे मैनेजर, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, ऐसे बनेगा पद सोपान। और इस ऑर्गेनाइजेशन को जो भी लक्ष्य, कार्यक्रम, नीतियां सौंपी गई हैं, उन लक्ष्यों, कार्यक्रमों और नीतियों को फुलफिल करने के लिए, पूरा करने के लिए जितने भी इंडिविजुअल पर्सन, व्यक्ति कार्य करेंगे, सबके क्रियाओं का सम, योग एडमिनिस्ट्रेशन है। मतलब अगर इस व्यू को हम देखें तो एक प्रबंधक से लेकर एक सेल्समैन, ऑल दे आर द पार्ट ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेशन। ये सभी प्रशासन के अंग हैं, भाग हैं, सभी को हम प्रशासक की श्रेणी में रखेंगे। आप कहेंगे अरे ऐसा तो हमने नहीं सुना इंडिया में। तो ये जो कैटेगराइजेशन है ये अमेरिका में है, इंटीग्रल व्यूज, यूएसए में पॉपुलर है। वहाँ पे देखिए एक प्राइमरी स्कूल के बेसिक जो एजुकेशन
में जुड़े हुए हैं और जो ब्यूरोक्रेसी जुड़े हुए हैं, सबको बराबर महत्व है। मैनेजरियल व्यूज क्या कहता है? इंटीग्रल व्यूज क्लियर हुआ? अभी और क्लियर करेंगे, डोंट वरी। अभी बस इसको इतना आप जानिए कि प्रत्येक संगठन के कुछ निश्चित उद्देश्य, कार्यक्रम, लक्ष्य एवं नीतियां होती हैं। ईच ऑर्गेनाइजेशन हैव सम डेफिनिट ऑब्जेक्टिव, गोल, प्रोग्राम। सो और संगठन में कार्य करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, ईच पर्सन फंक्शनिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जो इन लक्ष्यों की प्राप्ति या कार्यक्रमों की पूर्ति करते हैं, उनके क्रियाओं का योग, सम ऑफ देयर एक्टिविटीज इज नोन एज एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन कहलाएगा। और जितने व्यक्ति कार्य करेंगे सभी प्रशासक के अंग होंगे। ये जितने हैं सब क्या हो गए? दे आर पार्ट ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेशन। इसीलिए इसको कहे इंटीग्रल व्यूज, एकीकृत दृष्टिकोण। और ये पॉपुलर है अमेरिका में। अब किसी बुक्स में कुछ और लिखा होगा तो मेरे पास प्लीज उसको डिस्कस मत करिएगा, अभी मैं एग्जाम्पल समझा दे रहा हूँ। और जब मैं आपको भर्ती पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको बताऊंगा पोजीशन और ड्यूटी क्लासिफिकेशन जो अमेरिका में है, तो आप मेरी बात से सहमत हो जाएंगे। हर चीज़ के पीछे तर्क मैं दूंगा। रैंक क्लासिफिकेशन इंडिया ब्रिटेन में है। आइए देखते हैं जो प्रबंधकीय दृष्टिकोण ये क्या कहता है। इनका ये मानना है कि साहब ये इंटीग्रल व्यूज है और ये मैनेजरियल व्यूज है। मैनेजरियल व्यूज क्या कहता है? इनका ये मानना है कि जो प्रशासन होता है वह संगठन में शीर्ष स्तर की कुछ विशिष्ट गतिविधियां होती हैं। ये केवल जो एपेक्स पे है, जो टॉप पे है, उनकी गतिविधि है प्रशासन। और उस गतिविधि को, विशिष्ट गतिविधि, देखिए आप प्रशासन की विशिष्टता याद करिए। मैंने कहा था प्रशासन एक विशिष्ट गतिविधि है, न कि तकनीकी। और वो विशिष्ट मैंने कहा था, आगे आपको बताऊंगा जब मैं नेचर पढ़ाऊंगा। कहा था ना आपसे, वादा किया था ना। देखिए मैं वादा पूरा करता हूं भाई, किया ना पूरा। मैंने क्या कहा था यहां मैं क्लियर कर दूंगा। अब यहां देखिए क्या कह रहा है मैनेजर अप्रोच, कि प्रशासन संगठन के शीर्ष स्तर की गतिविधियां हैं और एडमिनिस्ट्रेशन इज टॉप लेवल ऑफ एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, संगठन की। और यह एक विशिष्ट गतिविधियां हैं। अब दो नाम लूंगा मैं। गुलिक के शब्दों में वह स्पेशल एक्टिविटीज क्या है? पोस्ट कार्ब। अब आज से ये शब्द आपके लिए नियर एंड डियर हो जाएगा। क्यों मैं बता रहा हूं, परेशान मत हुई। और फ्योल, हेनरी फ्योल के शब्दों में पोकाक, ये 7 वर्ड्स हैं ऊपर और ये 5 वर्ड्स कॉमन है, यही है। और आपको भी भारतीय प्रशासन में जाके यही करना शीर्ष स्तर पे। क्या है ये 7 वर्ड्स? पी से प्लानिंग, यहां आते हैं, योजना बनाना, प्लानिंग करना। ओ से टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशन, संगठन को बनाना। यस से स्टाफिंग करना, कार्मिकों की नियुक्ति करना। डी से डायरेक्शन, सबऑर्डिनेट को दिशा निर्देश देना। सीओ से कोऑर्डिनेशन, समन्वय क्या बताएंगे, स्थापित करना। अधीनस्थ आपको रिपोर्ट करेंगे, प्रतिवेदन। और पूरे देश के विकास के लिए बजटिंग, बजट का काम करना। यही तो काम होता है डिपार्टमेंट में, बोलिए। और यहां पे देखिए फ्योल ने कहा प्लानिंग, नियोजन, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजेशन। देखिए मैंने कहा था फर्स्ट लेक्चर में, प्लानिंग बहुत जरूरी होता है हर जगह। देखिए ऑर्गेनाइजेशन, संगठन को मैनेज करना, व्यवस्था करना। कमांड, आदेश देना, कमांड, कंट्रोल, नियंत्रण करना। और कोऑर्डिनेशन, समन्वय स्थापित करना। तो वास्तव में ये क्या कह रहा है मैनेजर अप्रोच? मैनेजर अप्रोच सिंपली एम्फसाइज, इस पे फोकस कर रहा है, इस पे बल दे रहा है कि संगठन के जो शीर्ष स्तर के होते हैं, जैसे भारत में आईएएस, भारत में आईएएस सब कुछ यही करेंगे। इसलिए मैं कहता हूं आईएएस बनो। आप लोग क्या हो? आप लोग तो नीचे हो। जब प्लानिंग हो जाएगी तो उसको आप एग्जीक्यूट करोगे, इंप्लीमेंट करोगे एज ए पीसीएस या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जो नीचे के पद होते हैं। ठीक है, तो क्या कहता है ये प्रबंधकीय दृष्टिकोण? कि संगठन के शीर्ष स्तर की गतिविधियां, जो कुछ विशिष्ट गतिविधियां होती हैं, उन्हीं गतिविधियों में जो सम्मिलित होता है वही प्रशासक है या प्रशासन का अंग है। अब आप समझ रहे हैं अमेरिका में कौन सा अप्रोच है, भारत में कौन सा अप्रोच है।
तो मैनेजरियल अप्रोच ये कहाँ पे है? ये इंडिया, ब्रिटेन आदि देशों में, जो भी ब्रिटेन आदि देश थे वहाँ पे पॉपुलर है। इसको थोड़ा सा मैं और समरी कर दूं, एक कंपेयरिंग कर लीजिए, दोनों का तुलना कर लिया जाए। देखिए, अगर हम इंटीग्रल व्यूज का अध्ययन करें और मैनेजरियल व्यूज का अध्ययन करें तो आइए देखें इसका क्या होता है। इंटीग्रल व्यूज का अगर हम देखें, एकीकृत दृष्टिकोण के आधार पर अगर हम मूल्यांकन करें तो यहां पे थोड़ा सा मैं स्पेस ले लूं जिससे आपको अच्छी तरीके से मैं समझा दूं। अगर एकीकृत दृष्टिकोण के आधार पर हम प्रशासकीय विषय वस्तु का अध्ययन करें तो आप देखिए, आपने क्या कहा, एक अभी इंटीग्रल में आपने डिफाइन किया ना कि सभी लोग प्रशासन के अंग होते हैं, लेकिन यहां पे देखिए, मान लीजिए ये कोई डिपार्टमेंट है, जिला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जिला प्रशासन है, जिला प्रशासन, ये आपने बता दिया हेल्थ डिपार्टमेंट या स्वास्थ्य विभाग, ये आपने बता दिया शिक्षा एजुकेशन डिपार्टमेंट शिक्षा विभाग। अब इंटीग्रल व्यूज में देखेंगे तो आपने बताया कि यहाँ पर डीएम से लेके और निचले स्तर का जो एम्प्लॉय होगा, जो भी रेवेन्यू अफसर या लेखपाल बोलते हैं, ये सभी एडमिनिस्ट्रेशन के अंग हो गए। यहाँ पे भी देखिए हेल्थ सेक्रेटरी से लेके और यहाँ वार्ड बॉय या जो भी व्यक्ति है, सभी क्या हो गए, सभी पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो गए। यहाँ पे देखिए एजुकेशन सेक्रेटरी से लेके और यहाँ पे जो टीचर्स है, सभी पार्ट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट या पार्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो गए। लेकिन जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, इसका सब्जेक्ट क्या होगा, विषय वस्तु, लॉ एंड ऑर्डर, डेवलपमेंट, लॉ एंड ऑर्डर, सब्जेक्ट मैटर अलग अलग हो जाएगा। हाँ, इसका सब्जेक्ट क्या हो गया, प्रोवाइड हेल्थ सर्विसेज, इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, प्रोवाइड एजुकेशन। मतलब इंटीग्रल, समझ नहीं रहे क्या आप? प्लीज समझो ना आप, बहुत इजी है। अभी मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, इंटीग्रल व्यूज में आपने पीछे बताया था कि शासन के या संगठन के निश्चित उद्देश्य होते हैं, नीतियां होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, लक्ष्य होते हैं, उनकी प्राप्ति करने में जुड़े हुए समस्त व्यक्तियों के क्रियाओं का योग प्रशासन और सभी पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन अगर हम इंटीग्रल व्यूज को लेंगे तो ठीक है, दीज आर द पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या दे आर द पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बट सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, जिला प्रशासन क्या करेगा, लॉ एंड ऑर्डर, रेवेन्यू कलेक्शन, कानून व्यवस्था, राजस्व वसूली, डेवलपमेंटल वर्क, प्रोटोकॉल, हाँ प्रोटोकॉल क्या है बताएंगे, क्राइसिस मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, सो ये सब क्या करेंगे। आप देखिए कोरोना काल में देखिए हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे कि नहीं, ये क्या करेंगे, आपके एजुकेशन सिस्टम को बेटर करेंगे। तो सब्जेक्ट विषय वस्तु क्या हो गया, तीनों का अलग हो गया, डिफरेंट हो गया, इसका अलग हो गया, इसका अलग हो गया, इसका अलग हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ पे मैनेजरियल अप्रोच यूज करें तो अभी आपने क्या बताया कि सभी शीर्ष स्तर की गतिविधि है, और ये शीर्ष स्तर की गतिविधि जो बैठा हुआ है आईएएस, ये क्या करेगा, अभी आपने बताया पोस्ट कार्ब या पोकाक, मतलब सब्जेक्ट क्या हो गया, एक समान हो गया। मतलब मैनेजरियल अप्रोच अगर हम यूज करेंगे तो चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, सब्जेक्ट मैटर एक हो जाएगा, प्रशासकीय विषय वस्तु एक समान शीर्ष स्तर में पोस्टकार का कार्य करेगा। लेकिन अगर हम इंटीग्रल तो सभी प्रशासन के अंग हैं, लेकिन सब्जेक्ट मैटर अलग अलग हो जाएगा। क्लियर? बहुत ईजी है भाई। अच्छा फिर से रिपीट कर दे, अरे समझो भाई, मैंने यही कहा ना, इंटीग्रल व्यूज में सभी व्यक्ति प्रशासन के अंग हैं, क्योंकि आपने डिफाइन किया कि सभी के क्रियाओं का योग ही प्रशासन है। लेकिन अब जिला प्रशासन होगा तो उसका कार्य अलग हो जाएगा ना, सब्जेक्ट, स्वास्थ्य विभाग उसका सब्जेक्ट अलग, शिक्षा का अलग, गृह मंत्रालय का अलग, तो सभी प्रशासक के भाग तो हो गए, बट देयर सब्जेक्ट मैटर आर डिफरेंट। और यहाँ पे साहब चाहे कोई डिपार्टमेंट हो, चूंकि ये मैनेजरियल अप्रोच क्या कर रहा है कि टॉप लेवल एक्टिविटीज, शीर्ष स्तर की जो एक्टिविटीज है वही प्रबंधकीय दृष्टिकोण, जो विशिष्ट गतिविधि मैंने बताया पोस्टकार या पोकाक, वही प्रशासन है। तो चाहे वो जिला प्रशासन हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, गृह विभाग, कोई हो,
एक ही काम करना है, सब्जेक्ट मैटर क्या हो जाएगा, एक ही काम क्या करना है, पोस्टकार्ड या पोकाक, सब्जेक्ट मैटर एक हो जाएगा। ये मैं बताना चाहता हूं। अब दोनों में अंतर समझ में आ गया? श्योर? चलो आगे बढ़ के देख लेते हैं लास्ट में कि इंटीग्रल व्यूज जो पॉपुलर है अमेरिका, कनाडा, जापान वगैरह में, उसके कुछ बट नेचुरल पॉजिटिव एस्पेक्ट होंगे, तो मैनेजरल एस्पेक्ट के भी कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट होंगे। तो इंटीग्रल मतलब एकीकृत दृष्टिकोण के अगर सकारात्मक पक्ष हैं तो नकारात्मक भी होंगे, गुण हैं तो दोष भी होंगे। मैनेजरल के अगर सकारात्मक पक्ष हैं तो डिमेरिट्स भी होंगे, दोष भी होंगे। फटाफट देख लेते हैं और एक कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि भारत में कौन सा अप्रोच ज़्यादा प्रासंगिक होगा, कौन सी विचारधारा ज़्यादा प्रासंगिक होगा। सबसे पहले हम देखते हैं इंटीग्रल व्यूज, एकीकृत दृष्टिकोण का सकारात्मक एवं नकारात्मक। आइए आपके सामने देखते हैं एकीकृत दृष्टिकोण का, इंटीग्रल व्यूज का सकारात्मक मतलब गुण क्या है एवं नकारात्मक दोष क्या है, एस्पेक्ट्स, पहलू। इंग्लिश मीडियम, पॉजिटिव मेरिट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ इंटीग्रल व्यू। सिंपल। देखिए अभी आपने पीछे बताया कि जो इंटीग्रल व्यूज है सभी व्यक्तियों को प्रशासन का भाग मानता है। तो पहला इसका प्लस पॉइंट क्या हो गया कि यह संगठन में कार्य करने वाले व्यक्तियों के बीच में ह्यूमन रिलेशन, मानवीय संबंधों का विकास करता है। बहुत जरूरी है, संगठन में सभी मानव हैं, सबको महत्व मिलना चाहिए। तो इंटीग्रल व्यूज का पहला प्लस पॉइंट क्या हो गया कि संगठन में ये क्या कर रहा है, मानवीय दृष्टिकोण का विकास कर रहा है, ह्यूमैनिटेरियन वैल्यू, मानवीय मूल्यों का विकास कर रहा है। दूसरा क्या हो जाएगा इसका, यह डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है, सबको महत्व मिल रहा है। इट इज डेमोक्रेटिक वन, लोकतांत्रिक इसमें पहलू है। और यह सहभागी प्रबंधन को बढ़ावा देता है, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। आज आप देखिए ना, सभी देशों में यही कहा जा रहा है ना, कारपोरेट सेक्टर, कारपोरेट गवर्नेंस आपके सिलेबस में है, पेपर सेकंड में, और जीएस पेपर फोर्थ में मैं बताऊंगा आपको। कारपोरेट गवर्नेंस क्या कहता है, वो सबकी भागीदारी करिए, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, सबकी बातों को सुना जाए, तब आगे चलकर पॉलिसी को बनाया जाए या इंप्लीमेंट किया जाए। तो ये मानवीय दृष्टिकोण है। दूसरा ब्यूटी क्या उसकी हो गई, अभी मैंने बताया कि डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। तीसरा क्या हो गया, सहभागी प्रबंधन, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट की बात करता है, जो आधुनिक प्रशासन का बेस है। और चौथा, संगठन में जो मैनेजरियल व्यूज है वो बॉसिज्म की बात करता है, बॉस और सबऑर्डिनेट, अभी बताएंगे। यह संगठन में अधीनस्थों को वरिष्ठ अधिकारियों के मिसयूजेस ऑफ अथॉरिटी, सत्ता के दुरुपयोग से प्रोटेक्ट करता है। जब कोई बॉस ही नहीं है, कोई सबऑर्डिनेट नहीं है, तो फिर सत्ता का दुरुपयोग नहीं होता है। ये इसकी ब्यूटी हो गई। लेकिन अभी मैंने कहा नहीं समझ में, 4 ब्यूटी बता दिया, इसके डिमेरिट्स भी हैं, दोष भी हैं। अत्यधिक मानवीय दृष्टिकोण पर अगर हम बल देंगे तो संगठन में डिसिप्लिन और स्पीडी डिसीजन, 2 प्रॉब्लम्स आएगी। अगर हम इंटीग्रल व्यूज को बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करेंगे तो पहला प्रॉब्लम क्या आएगी, डिसिप्लिन, लैक ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन की कमी होगी। और दूसरा त्वरित निर्णय, स्पीडी डिसीजन में ये बाधक है। लेकिन कुछ अच्छाइयाँ भी, मेरिट्स भी है, कुछ डिमेरिट्स भी हैं। तो ऐसे ही देख लिया जाए, मैनेजरियल अप्रोच, प्रबंधकीय दृष्टिकोण का पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, फिर हम कंक्लूड कर लेंगे कि कौन सा अप्रोच ज़्यादा बेहतर है। प्रबंधकीय दृष्टिकोण का सकारात्मक एवं नकारात्मक पहलू, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ मैनेजरियल अप्रोच। आगे बढ़े, देखिए मैनेजर अप्रोच में पॉजिटिव अप्रोच क्या है। अभी मैंने बताया कि यह संगठन में बॉस और सबऑर्डिनेट, एक बॉस नीचे सबऑर्डिनेट,
डीएम बॉस, बाकी सब सीधे सबऑर्डिनेशन में आएंगे। एसडीएम उसका सबऑर्डिनेट, एसडीएम के नीचे फिर तहसीलदार, ना तहसीलदार उसका सबऑर्डिनेट वगैरह, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, सो मेनी। तो यह पहला इसका क्या गुण है कि संगठन में वरिष्ठ एवं अधीनस्थों के संबंधों पर आधारित है। इट इज बेस्ड ऑन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा इसका क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट, ये पॉजिटिव है भाई, वरिष्ठ और सबऑर्डिनेट, ये हायरार्किकल चेन पर सोपानिक व्यवस्था का सबसे बड़ा मेरिट्स भी है। कौन किसको आदेश देगा, फ्रॉम होम रिस्पॉन्सिबल, कौन किसके प्रति उत्तरदायी होगा, तभी संगठन में कार्य होता है। तो दूसरा हो गया यही जो मैं बता रहा हूं, इससे सत्ता एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण होता है, संगठन में कार्य कुशलता का विकास। अभी आप कह देंगे आप भी बॉस हो, आप भी बॉस हो, आप भी बॉस हो, फिर काम ही नहीं होना है, ये भी तो हो सकता है ना, अनुशासन ही नहीं होगा। तीसरा इसका प्लस पॉइंट क्या है, इसमें मैनेजर अप्रोच में जो व्यक्ति आते हैं उनको कुछ विशिष्ट कार्यों में ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण। जैसे आपका जब चयन हो जाएगा ना, तो आपको एलवीएस में ट्रेनिंग दी जाएगी, उपाम में ट्रेनिंग दी जाएगी, अलग अलग स्टेट की बात कर रहा हूं। तो आपको विशिष्ट जो कार्य हैं उनमें आपको ट्रेनिंग प्रशिक्षित किया जाता है, तो आपके अंदर एक्सपर्टेंसी, दक्षता का विकास होता है। वही तो मैं कर रहा हूं, आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मेरा पूरा प्रयास होगा कि एक्सपर्टेंसी आपके अंदर आ जाए, सिलेक्शन हो जाए आपका। तो ये मैनेजर अप्रोच के मेरिट्स हैं। पहला, अनुशासन, वरिष्ठ और अधीनस्थ का संबंध, सत्ता और उत्तरदायित्व का निर्धारण, और कुछ विशिष्ट कार्यों में ट्रेनिंग, जिससे संगठन में कार्य करने वाले एम्प्लॉयज के अंदर एक्सपर्टेंसी, विशेषज्ञता या जो भी दक्षता का विकास हो जाए। लेकिन दोष भी हैं भाई, मानव है तो उसमें बॉस कौन, सबऑर्डिनेट कौन, डांटना फटकारना। आप जब जाएंगे जिला प्रशासन में आप देखेंगे इन सब चीज़ों को, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। तो वरिष्ठ और अधीनस्थ के संबंधों का नेगेटिव एस्पेक्ट देखिए प्लीज, बस समअप कर रहे हैं, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। नेगेटिव एस्पेक्ट में आ जाएगा कि इसमें बॉस और सबऑर्डिनेट का रिलेशन होता है। इट इज़ बेस्ड ऑन रिलेशनशिप ऑफ बॉस एंड सबऑर्डिनेट या सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। वरिष्ठ को अधिक वेतन, अधिक सम्मान, अधीनस्थ को कम वेतन, चूंकि हमारे रैंक क्लासिफिकेशन देख लीजिए, कम सम्मान, जिससे सबऑर्डिनेट में फ्रस्ट्रेशन, निम्न मनोबल का विकास। पहला ड्रॉबैक। आप देखिए ना, किसी से बात करिए, कहेगा अरे मेरा तो वेतन बहुत कम है, उनका वेतन बहुत, हमेशा बस यही चर्चा, फ्रस्ट्रेट। तो काम क्या करेंगे वो फिर प्रशासन में। और दूसरा ड्रॉबैक क्या होता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा बॉसिज्म पे बल देंगे, कठोर नियंत्रण पे, तो संगठन में इंटरपर्सनल रिलेशन, अंतर्वैयक्तिक संबंधों का विकास नहीं होगा, जो संगठन के फ्रूटफुल संचालन के लिए आवश्यक है। तो अगर बहुत कठोरता से नियंत्रण होगा तो फिर ये भी एक ड्रॉबैक हो जाएगा। तो देखिए, कंक्लूड करिए, क्या है कंक्लूजन, कि दोनों अप्रोच जो दृष्टिकोण है, चाहे वो इंटीग्रल हो या मैनेजरियल, एकीकृत या प्रबंधकीय, दोनों में प्लस और माइनस दोनों हैं। आप बताएंगे आवश्यकता अनुसार। भाई प्रशासन में देखिए, जहाँ पे टेक्नोक्रेट्स की आवश्यकता है, जहाँ पे साइंस की आवश्यकता है, जैसे आपका एटॉमिक डिपार्टमेंट, स्पेस टेक्नोलॉजी, वहाँ पे ये मैनेजरियल नहीं चलेगा, वहाँ पे तो इंटीग्रल चलेगा। ठीक है, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी, साइंस डिपार्टमेंट, न्यूक्लियर रिसर्च डिपार्टमेंट, ऐसे विभाग जहाँ पे विशेषज्ञता की जरूरत है, वहाँ पे हमेशा इंटीग्रल व्यू चलेगा। देखिए भारत में है, वहाँ पे कोई बॉस नहीं। अबुल कलाम ने लिखा था किसमें, द विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान में, कि मेरे कार्यालय में कोई बॉस और कोई सबऑर्डिनेट नहीं था, एक कोऑर्डिनेटर थे, हम लोग उनके साथ सीखते थे। यही होता है इंटीग्रल व्यूज में। तो उसका, लेकिन अब जिला प्रशासन को चलाना है तो हम इंटीग्रल व्यूज को नहीं यूज कर सकते। आप कह सकते हैं आवश्यकता अनुसार, प्रशासन की आवश्यकताओं के अनुसार इंटीग्रल और मैनेजर, एकीकृत और प्रबंधकीय दृष्टिकोणों का प्रयोग किया जाना चाहिए। दैट्स ऑल, और दैट इज योर व्यूज, ओपिनियन। तो मेरे ख्याल से एक छोटा सा लेक्चर मैंने आज लिया, आपको
अच्छा लगा होगा ना? अगर नहीं भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज कह दीजिए अच्छा लगा, ठीक है। कल फिर हम उपस्थित होंगे। अरे भाई नहीं अच्छा लगा तो जबरदस्ती मत कहिएगा, ऐसा कुछ नहीं, मैं मजाक कर रहा था। कल हम लोग फिर उपस्थित होंगे। अब यार यूट्यूब पे हो, दिखाई दे नहीं रहे हो आप लोग, तो ऐसे ही मैं बोल दे रहा हूं। कल हम लोग फिर उपस्थित होंगे कुछ नए इशूज के साथ। पहला फुल क्वेश्चन अब तो सब जगह पे 200 वर्ड्स पे याद है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल, इंपॉर्टेंस 21st सेंचुरी में भी, और ट्रेडिशनल पारंपरिक क्या महत्व था और 21st सेंचुरी में। और दूसरा जो टॉपिक हम डील करेंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, इनके बीच में सिमिलरिटी, डिसिमिलरिटीज, 21st सेंचुरी में इनके बीच रिलेशन। तब तक के लिए आप इसका चिंतन मनन अध्ययन करिए और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच।